दक्षिण भारत के इकलौते केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी। पुडुचेरी में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नारायणसामी की अगुवाई वाली कांग्रेस डीएमके सरकार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकी। सोमवार को स्पीकर ने ऐलान किया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में वी नारायणसामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि कांग्रेस और डीएमके के एक विधायकों ने रविवार को इस्तीफा दिया था, जबकि 4 विधायक पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। राज्य में कांग्रेस विधायकों के लगातार हो रहे इस्तीफे से वी नारायणसामी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई। हालांकि पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने विधानसभा में सोमवार शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था, लेकिन उससे पहले ही सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। सदन में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व राज्यपाल और केंद्र सरकार पर विपक्ष के साथ साठगांठ करने के आरोप लगाए। अब देखना है कि पुडुचेरी में विपक्ष अपनी सरकार बनाता है या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन करण के साथ अभिनंदन भारद्वाज की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज आम बजट पेश किया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और अंतिम बजट है। योगी सरकार ने अब तक 5,50,270 करोड़ के करीब का ये बजट पेश किया है। कृषि कानून पे मचे बवाल के बावजूद किसानों के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 600 करोड़ खेती के लिए और 400 करोड़ किसानों को कम ब्याज पे लोन देने और 100 करोड़ ब्लॉक स्तर पे कृषि उत्पादन के संगठन के निर्माण के लिए है, जो किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित। बजट में खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया गया है, जिसमें अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 13 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1,950 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 11,076 करोड़ रुपए और दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,326 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले 11 महीनों से आम जनता कोरोना से जूझ रही है, जिसके लिए योगी सरकार ने 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो बहरहाल ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अब देखना ये होगा कि ये जो आम बजट योगी सरकार ने पेश किया है, ये आम जनता को कितना फायदा पहुंचाएगा। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और उस बीच विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, क्योंकि आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उस बीच कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच गए हैं। वहीं मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ईंधन के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र को घेरा है और इस बीच आरोप लगाया कि जेब खाली करके मित्रों की झोली भरने का उन्होंने आरोप लगाया है। और उस बीच राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजरें तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े, तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। वहीं पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है और आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। और वहीं इस बीच विपक्ष पार्टी सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है और इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और देखना भी ये है कि आम आदमी पर इसका क्या असर दिखाई देता है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। लगातार डीजल पेट्रोल पे बढ़ रहे दामों पर आम जनमानस बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि जो पेट्रोल कर्मी हैं उनसे हमने बात की, जब उनका कहना है कि हमारे यहाँ लगभग 50 मोटरसाइकिलें आती थी, अब बहुत कम लोग आ रहे हैं। कहना चाहिए सरकार को? यही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर डीजल पेट्रोल बढ़ाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, आम जनता बहुत परेशान है। क्या कहना चाहिए? डीजल के रेट बढ़े हैं, जनता मरे और क्या कहें चाँस। क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? सेलमैनी करते हैं। गाड़ी की बराबर यूज़ करते होंगे आप? गाड़ी हर महीने 3,000 का पेट्रोल डलता है।
कितना फर्क आया, कितनी मार पड़ी आपको? अब 77, 76, अब 10 रुपया तो सीधे आ ही गो, 300 हो गए 10 रुपया से। परेशानी तो भाई कस्टमर हर आता है तो सरकारी को दोष देता है, और आदमी पहले बहुत टंकी फुल करा लेता था। हम दिन भर में कम से कम मुश्किल में हम 10 गाड़ियाँ ही फुल कर पाते हैं, और तकरीबन जब सस्ता था लगभग 50 गाड़ियाँ तो हम फुल कर ही देते थे, एक एवरेज मिनिमम। और जो ज़रूरत के हिसाब से आदमी अब डलाता है 100-50 जितना उसका काम चल जाए। कितना रेट आजकल, क्या रेट था? अब रेट हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, पर डे बढ़ना है तो हम लोग सीधा डाउन फिगर में बता देते हैं, अब 88-90 जोड़ के चलो। पर डे जब बढ़ेगा तो आदमी ये डीजल पेट्रोल दोनों में निकल रहा है। दोनों में आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस स्तर तक जाएगा। अब कन्फ्यूज होता है कि हम डीजल डरा रहे कि पेट्रोल, सेम है। और हम आपको बता दें कि आम किसान हैं वो भी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। डीजल और पेट्रोल बढ़ोतरी से दिन पे दिन किसान आदमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। शिवम पाल, ANB न्यूज़, औरैया। दादरा नगर हवेली के निर्दलीय सांसद की मुंबई के सी ग्रीन होटल में संदिग्ध परिस्थिति में डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें गुजराती में लिखा हुआ है। आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस बारीकी से होटल की जांच कर रही है, CCTV फुटेज और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि दादरा नगर हवेली से 7 बार सांसद रह चुके मोहन देलकर की संदिग्ध परिस्थिति में होटल में डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को बारीकी से जांच कर रही है। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से सूरज के साथ मुरारी सिंह। कोरोना काल के बाद लगभग 11 महीने से बंद पड़ी EMU ट्रेन को आज पलवल से शुरू कर दिया। ये EMU ट्रेन पलवल से दिल्ली होते हुए गाजियाबाद तक जाएगी और फिर शाम को दोबारा पलवल वापसी करेगी। आपको बता दें कि 11 महीने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल से अब तक लोग जो अपने निजी वाहनों में या प्राइवेट वाहनों में सफ़र कर रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर भी सीधा असर पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि जल्द से जल्द बची हुई ट्रेनों को भी शुरू कर दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ये पलवल गाजियाबाद वाला शटल हमें सफ़र करने को मिला है, और हमें मतलब दिल में बड़ी खुशी है कि सरकार ने हमारी बात को ध्यान में रखा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें किराया आम आदमी के पॉकेट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और हमारी गुजारिश रहेगी कि MST और ये किराया भी कम किया जाए ताकि आम लोगों को शांतिपूर्ण और ये जो सुविधाजनक जो ये रेल सेवा है ये लगातार चलती रहे, ऐसी हमारी कामना है। बहुत उत्साह के साथ आज हम पहली यात्रा इस शटल के जरिए कर रहे हैं, और ये पुनः मैं गुजारिश करता हूं कि MST के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद करते हैं रेलवे प्रशासन से कि जिस प्रकार से कोरोना काल से पहले जो ट्रेनें जिस हिसाब से चल रही थी अपने पूर्व समय से, जो लोग उसी तरह से अपनी आम जिंदगी जी रहे थे, हम ये चाहते हैं कि रेलवे धीरे धीरे करके ही सारी लोकल ट्रेनें शुरू करे ताकि लोगों को पलवल से आसपास के जो गाँवों से लोग ड्यूटी करते हैं और अपने कामों को दैनिक कामों के लिए दिल्ली और आगे जाते हैं, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो ट्रेनें बंद हुई उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी जो किराया है वो महंगा है और पास भी नहीं बन रहा है, क्या कहोगे इस बारे में? हम किराया और पास के लिए रेलवे प्रशासन से ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी पास बनाने की व्यवस्था करें और आम आदमियों को देखते हुए किराए को भी सुनिश्चित करें ताकि उनकी जेब पे ज़्यादा भार न पड़े। वहीं रेलवे विभाग की तरफ से कम जो किराया है EMU का 30 रुपये कर दिया गया है। ज़रूरत है कि लोग जो यहाँ से चलेंगे, अब 6:05 पर ये EMU शटर यहाँ से शुरू होगी और दिल्ली होते हुए गाजियाबाद जाएगी। उसके बाद शाम को दिल्ली होते हुए पलवल की तरफ वापसी करेगी। रेलवे विभाग का कहना है कि जिस तरह से आदेश आएंगे दूसरी ट्रेनों को भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी एकमात्र EMU शटर आम जनता के लिए यही है जो पलवल से दिल्ली होते हुए गाजियाबाद तक जाएगी। पलवल से दिनेश कुमार, ANB न्यूज़। अभी इस समय हम खड़े हुए ग्वालियर व्यापार मेला
जो कि 107 साल पुराना मेला है, जो इस समय हर साल दिसंबर में लग जाता था मेला, लेकिन इस वक्त कोरोना के कारण ये मेला जो है इस समय लेट लगा है और अपना फरवरी में जाके लगा है। 15 फरवरी से यहाँ पर दुकानदार लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर मैं कश्मीरी सेक्टर है, जैसे कई सेक्टर हैं जो कश्मीरी बाज़ार वाले हैं, वो लोग बैलून का सामान लगाते थे, वूलन का, जो सर्दियों में बिकता था खाली, लेकिन उनकी मजबूरी बेचारों की ये है कि वो मेरे संग इस समय कि इस समय माल उनका कैसे बेचेगा। अब वो अगर ये माल नहीं बेच पाएंगे वो, तो उनका कैसे व्यापार चलेगा, क्योंकि गर्मी का कारण है, सब वूलन तो बेचना नहीं है। लेकिन जब ये इनने अपनी समस्या मेला प्राधिकरण के सामने रखी, तो मेला प्राधिकरण का ये कहना था कि यदि आपने दुकानें नहीं ली तो आपकी दुकान यहाँ से निरस्त कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ये दुकानदार कहाँ जाएं, लेकिन उनकी मजबूरी है अपनी दुकान को बचाना है बेचारों को, तो यहाँ पर मेले में लगाना ज़रूरी है। मेरे साथ इस समय दुकानदार हैं कश्मीर से जो आए हैं, पूरे कश्मीर बाज़ार से। सर क्या नाम है आपका? सोमनाथ है मेरा नाम। मैं कश्मीर मास्क बता लीजिए जी। मेरा नाम खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर को लेकर निर्माण कार्य काफी तेज चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में निधि समर्पण अभियान के तहत राम मंदिर में निर्माण के लिए राम भक्त काफी तेजी से दान दे रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के शीश महल के शिष्यों द्वारा राम भक्त द्वारा 5 किलो का चांदी का सिंहासन व 1,36,000 का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान सौंपा है। यही नहीं, सभी जाति द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए अपना अहम योगदान दे रहे हैं। उसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य विमलेंद्र मोहन मिश्रा द्वारा बताया गया कि राम भक्तों से अपील है कि वो ज्यादा धातुआ की सामग्री न दे, जिससे कि राम मंदिर में लॉकअप की व्यवस्था ज्यादा नहीं है। जितना भी दान दे सके दानदाता वो पैसे के रूप में अपना दान करें। जब राम मंदिर में धातु से संबंधित कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो राम भक्तों को सूचित किया जाएगा। निधि समर्पण अभियान में निधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्रीमान कौशल जी को समर्पित किया पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में। अभी मुझे 5 किलो चांदी श्री कृष्ण जी दतिया से पधारे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण गोगोइया इन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किया है। ट्रस्ट ने उसको स्वीकार किया है। आपको 5 किलो धातु की रसीद अभी प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि ट्रस्ट ने सभी भक्तों को आग्रह किया है अभी धातु किसी प्रकार की धातु का समर्पण अभी न करें, क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद लगेगी। ये एक किसी प्रकार की धातु रखना, उसको तब तक संभाल के रखना एक समस्या है। इसलिए हम आग्रह करते हैं आने वाले समय में जब आवश्यकता होगी हम भक्तों से आग्रह करेंगे, तब इस प्रकार की धातुओं का समर्पण करें, यही श्रेष्ठ होगा। अभी निधि समर्पण अभियान में अपना सहयोग यथासंभव लोग करें। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पूरे जिले नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग अपना दान दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा निधि समर्पण अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर चंदा लिया जा रहा है। वीडियो पर्सन डीके के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में कल एक युवती के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, परंतु आज सुबह उसकी मौत हो गई। जब मौत हुई तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें वहां हल्दौर थाना क्षेत्र में भी सनसनी सी फैल गई, क्योंकि जब युवती की साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि युवती की मौत जब हुई, पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। तो अब पुलिस ने ये बताया, पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने ये बताया कि परिजनों का कहना था कि युवती ने फांसी लगा ली, परंतु आपको बता दें पीड़ित लड़की जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसके पिता का साफ साफ कहना था कि लड़की बीमार हो रही है, इस वजह से उसकी मौत हुई। परंतु अब पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल जो आरोपी लड़का है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की धारा के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है पुलिस। आज 21 फरवरी को थाना हल्दौर में एक मुकदमा कायम हुआ, अपराध संख्या 42/21, धारा 452, 376, 511 आईपीसी का। पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दिया गया कि उसकी लड़की के साथ 20 तारीख की अर्धरात्रि में पड़ोस का रहने वाला एक युवक बलात्कार करने का प्रयास किया। आरोप के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल रूप से वह थाना मंडावली क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपने मामा के यहाँ रह करके पढ़ाई एवं कोचिंग का कार्य करता था। लड़का लड़की एक दूसरे को जानने वाले पड़ोस के तथा सजाती हैं। लड़की माइनर थी या मेजर। सर्टिफिकेट निकलवा करके कल परीक्षण होगा, कॉलेज से सर्टिफिकेट निकलवाया जाएगा। यद्यपि 4-5 साल पहले वह 9th तक पढ़ी हुई थी। यह भी ज्ञात हुआ कि आज उस लड़की की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण के संबंध में परिजनों द्वारा बताया गया कि उसने फांसी लगा लिया।
उसके पिता द्वारा बताया गया कि वह बीमार थी। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम करने के बाद तथ्यों का पता चलेगा। उसी के अनुसार पॉक्सो एक्ट की वृद्धि एवं धारा 306 आईपीसी की वृद्धि एवं तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, आखिर लड़की की मौत का कारण और युवक पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज़, बिजनौर। बड़े व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के आह्वान पर जीएसटी की विसंगतियों, ई कॉमर्स, व्यापार नीति एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। अपनी बात रखें। हमारा मानना है कि व्यापारी एकता को देखते हुए सरकार जीएसटी में संघीकरण करेगी और हमारी मांगें पूरी करेगी। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज़, झांसी। आपको बता दें, इस समय हम मथुरा की जिला कारागार पर खड़े हुए हैं, जहां 7 हत्या करने वाली शबनम को इसी मथुरा की जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। आपको हम बता दें कि ये ऐसी एक महिला होगी पूरे भारत की जो इसको यहाँ मथुरा की जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। आज़ाद भारत होने के बाद आज एक महिला को इस मथुरा की जेल में फांसी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रपति के द्वारा इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इसके डेथ वारंट पर साइन होना बाकी बचा है। मथुरा की एक ऐसी जेल है जहां यहाँ महिलाओं को फांसी पर लटकाया जाएगा। आपको बता दें, बदायूं की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से हत्या की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी फांसी को बरकरार रखा गया और अब राष्ट्रपति के द्वारा इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इसकी मथुरा जेल में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब ये देखना है कि शबनम को किस समय मथुरा की जेल में लाया जाएगा और उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। ये देखने की बात है। मथुरा के जिला अधीक्षक के द्वारा अभी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसको कब तक इसको यहाँ फांसी पर लटकाया जाएगा, मगर इसकी फांसी होने की तय हो चुकी है। केवल अब डेथ वारंट की होना आना बाकी है। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज़। हरियाणा सरकार ने नए आदेश जारी करते हुए तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूलों के खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह स्कूल 24 फरवरी से खोले जाएंगे। इनका जो समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक करेगा। हालांकि जो बच्चे इन स्कूलों में आएंगे उनका कोरोना जो टेस्ट है वो अनिवार्य है, और वहीं जो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहेंगे बच्चे उनको अपने अभिभावक। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण पसार रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम आह्वान किया है। बताया कि रेलवे स्टेशन पर अब मुंबई पुलिस के अलावा बीएमसी के अधिकारी भी जो चेकिंग करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में देख रहे हैं कि मुंबई के पुलिस के अलावा आरपीएफ, जीआरपीएफ के तमाम जवान हैं जो लगातार चेकिंग कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरह से लोग रेलवे स्टेशन पर जब आते हैं तो सही तरीके से मास्क पहने या नहीं। वहीं लगातार उनको फाइन के अलावा उनको अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से मास्क पहनना है, मास्क पहनने का सही तरीका क्या है और मास्क पहनने का फ़ायदा क्या है। ये तमाम जानकारियाँ जो है रेलवे के तमाम अधिकारी वो उनको बता रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक अधिकारी हैं भास्कर पवार, जो लगातार ये जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि किस तरह से मास्क पहनना है और मास्क पहनना कितना बेहद जरूरी है और कितनी फाइन रखी गई है। ये अपने बोरौरी रेलवे स्टेशन के जो बाहर से जाने वाले लोग आते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं, उनको बिना मास्क हम लोग अंदर नहीं ले रहे, और जिनके पास मास्क नहीं है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या क्या उनको अवेयर किया जा रहा है? हम लोग बीएमसी के मार्फत अपना उनको जो बिना मास्क का फाइन है वो हम लोग चालान काट रहे हैं, और जो सावधानी बरतने के जो अवेयरनेस है वो हम लोग सभी प्रवासियों को जागरूक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग रेलवे स्टेशन पे आते हैं उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनको फाइन मारना है, उसके बाद उनको ये भी बताना है कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है। मुंबई शहर में पब्लिक में मास्क ना लगा के घूमने वालों के ऊपर फाइन अब मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले ये कार्रवाई मुंबई
शहर महानगर पालिका के तरफ से होता था, लेकिन अब ये अधिकार मुंबई पुलिस को भी दिया गया है। मोर इम्पोर्टेंटली ये जो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा गर्दी होती है, ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा कार्रवाई किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। सारे नागरिकों को आह्वान है कि कृपया पब्लिक प्लेसेस में मास्क 100% वापर करें और जो वापर नहीं करेंगे उनके ऊपर मुंबई पुलिस की तरफ से फाइन इम्पोज किया जाएगा। ये फाइन है 200 रुपये। तो सारे नागरिकों को विनंती है कि कृपया पब्लिक प्लेस में मास्क का वापर करें। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि अब बीएमसी के अलावा मुंबई पुलिस, जीआरपी, रेलवे पुलिस सभी को फाइन मारने का अधिकार दिया गया। हालांकि ये भी बताया गया वह फाइन महज 200 रुपये होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लोगों को यह कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों के तहत खुद जिम्मेदार बनिए कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं। कैमरा पर्सन अशोक गुजर, मैं पत्रकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। मुंबई से सटे पालघर जिले के हम बोईसर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कोरोना और दूसरे और भुखमरी और रोजगार का समस्या। यहाँ पे जो दिनचर्या लोग आते हैं वो डेली वेजेस के लोग हैं, जो असंगठित कामगार हैं। ना तो ये कंपनी के वर्कर हैं, ना ही कोई परमानेंट मजदूर, जिन्हें सरकार कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी वेतन देगी। ये रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सवेरे का टाइम है जब यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ से ठेकेदार आता है और इन्हें काम कराने के लिए ले जाता है। क्या आप